आल मजीद गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एपीएस बासनी की यूट्यूब चैनल जो क्लासें हैं उनमें आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम क्लासें लेके आए हैं। इससे पहले मई माह में हमने क्लासें ली थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से फिर हम आपकी क्लासें शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे। और मई के माह में जो हिंदी मीडियम की क्लास है अपनी, ये मई के माह में के अंदर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, लगभग हम 4 चैप्टर जो हैं उन्हें पढ़ चुके थे। और चारों के चारों जो चैप्टर थे हमारे, वो किससे संबंधित थे? वो पादपों से और उनके जनन से संबंधित थे। ठीक है, जो भी जननिक उनके भाग होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, किस तरह से उनमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का ट्रांसफर जिसे हम परागण कहते हैं वो किस प्रकार से होता है। उसके पश्चात जो है आपस में उनका फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके पश्चात फल का निर्माण, बीज का निर्माण, ये सभी चीज़ें हम लगभग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे भी मेथड पढ़े थे जो मेथड रिप्रोडक्शन की जो नेचुरल प्रोसेस होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर हमने एपोमिक्सिस को पढ़ा था, ठीक है, और पॉली एम्ब्रियोनी होती है यानी कि बहुभ्रूणता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि पादप जनन की कुछ ऐसी विशिष्ट विधियों को भी हमने पढ़ा था जिनमें निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो हमारी सेकंड जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर है और चैप्टर का जो नाम है वो है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, ठीक है, परीक्षा के लिहाज से एक अच्छा बढ़िया जो है पाठ है ये। और इसके अंदर अक्सर जो है एक 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और सिंपल है, आपको समझ में आएगा। पादप जल संबंध जैसा कि नाम है उससे ही आपको पता लग रहा है कि पादपों का जल से किस प्रकार से संबंध होता है। ठीक है, यानी कि अभी हम यहाँ पर केवल ये पढ़ेंगे कि जल जो होता है वो पादपों से किस प्रकार से संबंधित होता है, अर्थात पादप जो होते हैं उनके अंदर पानी को ग्रहण करने की कोई किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, सिस्टम का मतलब जैसे कि मानव में होता है, आप जानते हैं कि आप पानी पीते हैं, उसका एब्जॉर्बेशन जो होता है हमारे अमाशय में हो सकता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है पादपों में पानी का जो अवशोषण होता है वो हमेशा जड़ों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अवशोषण के लिए भी कुछ मेथड चाहिए, कुछ विधियाँ चाहिए। तो यहाँ पर हम उनकी शुरुआत करेंगे और पहले ये समझेंगे कि पादप जो होते हैं, पादप के जो जल होता है, जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जल के जो कण होते हैं, वे कण जो होते हैं अपने एक स्थान से और दूसरे स्थान तक किस तरह से गति कर पाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं और उसी मिट्टी से जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं उनके जल का अवशोषण किस प्रकार से कर सकती हैं, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ों को हमें पहले क्लियर करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है। तो पादप जल संबंध को समझने से पूर्व हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर गौर करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और इनमें जो फर्स्ट है वो है विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। पहली जो विधि है वो क्या है? डिफ्यूजन यानी कि विसरण। डिफ्यूजन विसरण, इसके अलावा दूसरी जो विधि है वो है ओस्मोसिस यानी कि परासरण। ओस्मोसिस, परासरण, ठीक है। और मोस्टली इस चैप्टर में इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, विसरण और परासरण के बारे में। आप जानते हैं कि चाहे पदार्थ कोई किसी भी है, जल है, जल भी एक पदार्थ ही है, ठीक है, चाहे कोई भी पदार्थ हो,
उस पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा अपनी अधिकतम सांद्रता से और न्यूनतम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है, जल है या फिर मिट्टी है या फिर हवा है, ठीक है ना, वायु जो भी है, वो हमेशा अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, गति का कारण उनके अंदर निहित गतिज ऊर्जा होती है कि प्रत्येक जो भी कण होता है पदार्थ का, उस कण के अंदर क्या उपस्थित होती है, वो कण जो होता है गति करते हुए गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इसी गतिज ऊर्जा के कारण वो क्या करते हैं, अपनी अधिकतम सांद्रता से और न्यूनतम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो आपने एक छोटे से प्रयोग को हम देखते हैं, करते हैं, और आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि जब एक बंद कमरा होता है, जैसे कि जिस कमरे में अब हम खड़े हुए हैं, इस कमरे के अगर कोने में कहीं के ऊपर भी अगर हम अगरबत्ती लगा देते हैं, ठीक है, पूजा पाठ वाली जो अगरबत्ती होती है, अगर हम उसे लगा देते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो गंध होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा ही होता है। पूरे कमरे में फैलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ से अगरबत्ती की जो गंध है उसकी शुरुआत हुई, गंध जो है वो एक गैसीय पदार्थ हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या है, मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर भी कण पाए जाएंगे। तो वो कण क्या करते हैं कि अपनी अधिकतम सांद्रता से और न्यूनतम सांद्रता की ओर गति करते हुए पूरे कमरे में फैल जाएंगे, और तब तक गति करते रहेंगे जब तक क्या नहीं आ जाती है, जब तक कि साम्य अवस्था नहीं आ जाती है। साम्य अवस्था होना जरूरी होता है, यानी कि बराबर जब तक पूरे कमरे में गंध नहीं फैल जाती है तब तक वो गति करते रहते हैं, विस्तृत होते रहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है कि पूरा जो कमरा होता है उस कमरे के अंदर क्या हो जाता है, उस कमरे में गंध हो जाती है। इसी तरह से इत्र का देखा होगा कि जैसे क्लास लगी हुई होती है और कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो सेंट लगा के आ जाता है, परफ्यूम, डीओ वगैरह का इस्तेमाल करता है, तो उसकी गंध जो होती है वो दूसरे कोने में बैठे हुए भी जो दूसरे जो स्टूडेंट है उन्हें भी आ जाती है, मुझे भी आ जाती है कई बार। तो वो भी, उसका भी कारण क्या होता है, विसरण होता है। तो डिफ्यूजन जो है उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, पहले हम डिफ्यूजन पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होता है, परिभाषा का मतलब क्या होता है कि पदार्थ के कणों का, किसका, पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और विसरण जो होता है एक्चुअल में वो सभी पदार्थों का एक गुण होता है, लेकिन पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि विसरण उनमें कम होगा या ज्यादा होगा। कहने का मतलब होता है कि पदार्थ, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, दूसरे अगर बात करें, सभी पदार्थ जितने भी हैं विसरित होते हैं, सभी के सभी पदार्थ विसरित होते हैं, लेकिन उनमें दर अलग अलग होती है, लेकिन उनमें दर अलग अलग होती है। राइट, कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी कि पदार्थ जितने भी हैं विसरित तो होंगे वो, लेकिन क्या होगा कि उनकी जो दर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थों में दर जो होती है वो न्यूनतम हो सकती है, जो जलीय जो पदार्थ होते हैं उनमें उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, गैसीय पदार्थों में विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विसरण जो होता है वो एक पदार्थों का विलाक्षणिक गुण होता है, बट इस गुण का डिपेंड करता है कि उनमें दर जो होती है वो कितने प्रकार की है, और दर जो होती है वो उनमें निहित गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करती है कि जितने भी उनमें गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा होगी कि पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति करना होता है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और सभी पदार्थ जो होते हैं विसरित होते हैं, लेकिन उनमें दर जो होती है वो अलग अलग होती है, और विसरण का जो कारण होता है वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं विसरण का कारण क्या होता है,
विसरण का कारण गतिज ऊर्जा होती है, राइट। ये ध्यान रखना कि विसरण जो होता है वो हमेशा किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण होता है। और जो गतिज ऊर्जा, ठीक है, बहते हुए जितने भी कण हैं उनके अंदर निहित होती है। तो ये विसरण से संबंधित परिभाषा होगी उसकी। अब हम ये देखते हैं कि विसरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन, वो कौन कौन से हैं। तो इसे आप एक बार नोट कर लो। लिख लिया, गुड। मिटा देता हूं मैं इसको। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण की जो विधि है, विसरण का मतलब समझ गए। विसरण का अर्थ क्या होता है, विसरण का अर्थ होता है कि पदार्थों के अणुओं का, जो भी उसके अंदर जो अणु है, उन अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर गति करना जो होता है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना। उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब बात हम करते हैं कि विसरण की जो दर होती है, जैसे कि सभी पदार्थों में अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें जो पहला जो है वो है तापमान। क्या है, तापमान, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि विसरण का कारण क्या है। अगर आपसे पूछे कि विसरण का कारण क्या है तो आप क्या बताएंगे कि विसरण का जो कारण है वो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो तापमान को गतिज ऊर्जा से अगर हम जोड़ के देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, जब भी ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तो क्या होगा बताइए, बढ़ जाती है, आता है विसरण दर बढ़ जाएगी, राइट। भाई जैसे ही आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते ही क्या हुआ कि जो अणु थे किसी भी पदार्थ के, मान लीजिए जल है, जल को जब आप गर्म करते हैं, आप देखो सीधी सी बात है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि हर रोज हम अपने, ठीक है, एवरीडे साइंस में जिसको हम देखते हैं। क्या है कि आप चीनी का एक पात्र लीजिए और उस पात्र में पानी, एक गिलास पानी डालिए, उसमें थोड़ी बहुत 10-20 ग्राम चीनी डाल लीजिए। चीनी को आप एक तो हिला के घोलिए और या उसे घुलने के लिए रख दीजिए। आप देखते हैं कि सामान्य प्रक्रिया के दौरान कमरे के ताप पर चीनी को घुलने में काफ़ी समय लग जाता है। मान लीजिए कि इसमें आपने चीनी एक पात्र लिया और पात्र के अंदर एक गिलास पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने 10-20 ग्राम चीनी डाल दी और उसके पश्चात उसको रख दिया, तो कितना समय लगेगा घुलने में, काफ़ी समय लग जाएगा। घुलेगी तो सही, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, गति करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समय लगेगा। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि उस पात्र को हम किस पे रख देते हैं, बर्नर पे रख देते हैं, गैस के ऊपर रख देते हैं, तो क्या होगा, जैसे हम उसे गैस के ऊपर रखते हैं तो गैस पे रखते ही चीनी जो होती है वो तेजी से घुलने लगती है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वो की वो बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने पर अणु जो थे, यानी कि चीनी के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनकी क्या हो जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वो जो होते हैं वो जल, जो पानी होता है उसमें तेजी से विसरित होते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है कि चीनी जो होती है वो जल्दी घुल जाती है। तो तापमान जो होता है वो क्या होता है, तापमान जो होता है वो विसरण के समानुपाती होता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विसरण की दर भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, ओके।
दूसरा यदि हम कारण देखें तो दूसरा जो कारण होता है वो क्या होता है, विस्तृत होने वाले पदार्थ का घनत्व। विस्तृत होने वाले पदार्थ का घनत्व। विस्तृत होने वाला पदार्थ कौन सा है, जो घुल रहा है। जैसे पानी, पानी के अंदर हम क्या घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी क्या हुआ, विस्तृत होने वाला पदार्थ हो गया। तो उसकी डेंसिटी कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो विसरण कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हमें कि विस्तृत होने वाले पदार्थ का जो घनत्व होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है किसी भी पदार्थ के जो विसरण की दर जो होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या कह सकते हैं कि कोई जो पदार्थ है विसरित हो रहा है, यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखा गया है कि किसी भी पदार्थ के विसरण की दर किसी भी पदार्थ की विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ की जो विसरण की दर होती है हमेशा उसका जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब कोई भी पदार्थ है उसके घनत्व को किससे लिखते हैं हम, हमेशा डी से लिखते हैं। ठीक है, डेंसिटी, घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी से डी हुआ। क्या कहा गया, विसरण की दर उसके घनत्व के, ये घनत्व हो गया मान लीजिए डी। ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व है, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये उसका वर्गमूल हो जाएगा, और उसके व्युत्क्रमानुपाती है, और इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विसरण की दर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है। विसरण की दर क्या होगी, यहां लिख देता हूं, विसरण की दर इक्वल टू 1 व्युत्क्रमानुपाती डी। ठीक है, तो दूसरा जो कारण है वो क्या है कि विसरित होने वाला जो पदार्थ है उसका घनत्व कैसा है, और घनत्व का जो वर्गमूल होता है उसका जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए 1 का आपसे 2 का आपसे अगर क्या पूछा जाए, व्युत्क्रमानुपाती पूछा जाए, तो क्या बताएंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो इसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये दूसरा कारण है। ठीक है, इसी तरह से और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको।